जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, कैसे हैं सब लोग? आज हमारा जो है वो 8th लेसन है। पहले तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि जो सीआर और जो गर्ल्स की रिप्रेजेंटेटिव है वो दोनों अपनी क्लासेस की अटेंडेंस जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करें। और जब मैं अटेंडेंस की बात कहता हूँ तो अटेंडेंस केयरफुली लगाएं और ट्राई टू बी ऑनेस्ट इन दिस रिगार्ड स्टूडेंट्स। तो अपनी अटेंडेंस आप सब लोग एहतियात से लगाएं और केयरफुली जब लेसन का टाइम हो, जब मैं अटेंडेंस का कहता हूँ तो आप लोग ऑनेस्टली उसको अटेंडेंस को मार्क करें। ठीक है। और इसमें डिसऑनेस्टी का मकसद नहीं है या उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप सब लोग मेच्योर हैं, आप सब सब लोग समझते हैं इस चीज़ को। और हम जो हैं वो एज ए टीचर हम आप लोगों पे पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं और हमें करना भी पड़ेगा। तो इस वजह से प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग केयरफुली अपनी अटेंडेंस को लगाएं और किसी किस्म का भी डिसऑनेस्टी उसमें मत करें। अगर किसी को कोई इशू है तो वो डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट करे और मुझे बताए क्या प्रॉब्लम है, तबीयत ख़राब है, बीमार है या वट। ठीक है ना। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और जो रिप्रेजेंटेटिव है सीआर जीआर है वो एहतियात से सब लोगों की अच्छे तरीके से अटेंडेंस को ऑनेस्टली कंपाइल करके आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करनी है। और ऑल्दो मेरे पास प्रीवियस रिकॉर्ड है सी आर जी आर दोनों के लिए, ये है कि जो प्रीवियस लेसन जितने भी हो चुके हैं अब तक, तकरीबन 8 लेसन, 8वां लेसन है ये। तो आप लोग प्लीज़ उनकी उनकी अटेंडेंस जो है वो एक दफ़ा जो जो प्रीवियस आपके पास इमेजेस पड़े हैं उसके, तो वो काइंडली आप मेरे साथ वंस अगेन शेयर कीजिएगा ताकि मैं मतलब देख सकूँ। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अटेंडेंस मतलब जो या तो किसी रीज़न से अवेलेबल नहीं है या नहीं हो पाते, या वो तवज्जो नहीं करते, या वो इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते कि अटेंडेंस लगानी भी ज़रूरी है, या इस लेसन को खोल के देखना या वीडियो को देखना या समझने की कोशिश करना या नोट्स को पढ़ना ज़रूरी है। तो उन बच्चों के लिए ये है कि जो नेग्लिजेंस कर रहे हैं वो अपना नुकसान करेंगे, खुद ही उनका नुकसान होगा। बिकॉज मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि ये कोर्स इस तरह का नहीं है, ये इस तरह से पास नहीं होगा जैसे आप लोग सोच रहे हैं। समझ आ रही है बात? ये इसके लिए आपको रेगुलरली साथ साथ चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, लेसन को, वीडियो को, टॉपिक को गौर से सुनना पड़ेगा। रिपीटेड जो बातें हैं मेरी टॉपिक पढ़ाने के दौरान, किसी भी कॉन्सेप्ट को मैं बहुत एक्सप्लेनेटरी वे में एक टॉपिक को पढ़ाता हूँ। तो आप लोग उसको गौर से समझा करें और उसको देखा करें। मैंने बहुत इजी कंटेंट इस पे रखा है टॉपिक्स में। मैं टफ कंटेंट भी रख सकता था, लेकिन ऑल्दो दिस इज़ योर बेसिक और इंट्रोडक्टरी कोर्स, तो आप लोगों को मैंने ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंटेंट मतलब इस कोर्स में मैंने नहीं रखा। तो आप इसको अच्छे तरीके से करें। ये आप इसको तवज्जो से करेंगे तो फिर ही ये मतलब पास होगा। इसके अलावा अटेंडेंस, जिन लोगों की अटेंडेंस शॉर्ट है वो लोग, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है वो, क्योंकि 70% आई थिंक अटेंडेंस होना लाजमी है टू गेट इनटू द एग्जाम। तो आप लोग अटेंडेंस को इजी मत लें। ठीक होगी बात। चलें, अब हम जो है अपने लेसन पे आ जाते हैं। लास्ट टाइम हमने रिसोर्स एलोकेशन की बात की थी। रिसोर्स एलोकेशन में हम रेसी चार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। रेसी चार्ट के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेसी चार्ट जो है वो यूज़ होता है, किस मकसद के लिए यूज़ होता है। उसमें चार रेसी चार्ट जो है
वो यूज होता है क्या करने के लिए, टास्क को असाइन करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल लेवल के अकॉर्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल के अकॉर्डिंग टास्क, डिफरेंट टास्क को मतलब असाइन करने के करते हुए एक उनको एक कंपाइल करके एक टेबल चार्ट की फॉर्म में एक पोर्ट्रे किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसकी अथॉरिटी कितनी है और किस अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली वो क्या क्या किस किस टाइप की एक्टिविटी या किस किस टाइप का टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि ये चार्ट आपके सामने है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये अथॉरिटीज हैं, दीज आर अथॉरिटीज इन द कॉलम। इस रेसी चार्ट में ये अथॉरिटीज हैं जो कॉलम्स कॉलम्स में लिखे हुए हैं। ये कॉलम्स, दीज आर द कॉलम्स। ये जो वर्टिकल हॉरिजेंटल सॉरी वर्टिकल जो ब्लॉक्स हैं, दीज आर वर्टिकल ब्लॉक्स, इनको मैं कॉलम कह रहा हूँ। और जो ये जो हॉरिजेंटल ब्लॉक्स हैं ये रोज हैं। और रोज में हमारे पास एक्टिविटीज हैं या टास्क हैं, ठीक है। और जो हमारे कॉलम्स हैं, कॉलम्स में हमारे पास अथॉरिटीज हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए या प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए जो स्टाफ होता है, उसमें मैनेजमेंट आ जाती है, टॉप मैनेजमेंट आ जाती है, मिडिल मैनेजमेंट आ जाती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट आ जाती है। सारे एम्प्लॉयज हैं, हर हर यानी कि एम्प्लॉय का जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेवल होता है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं। और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं, कुछ मैनेजर्स होते हैं, कुछ जो है वो सीईओ से होते हैं, या कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं। स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, जिसमें सीईओ होता है यानी कि मालिक होता है उस प्रोजेक्ट का, जो उसको फाइनेंस कर रहा होता है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, प्रोजेक्ट मैनेजर वो होता है जो प्रोजेक्ट को मतलब प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा होता है मेन, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट टीम है वो सारे एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी उसके उस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर जितने भी लोग होते हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंटल मैनेजर ये होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स। अब एक प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए, प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर लीड कर रही है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करने का डिपार्टमेंट और है, और ट्रांसपोर्टेशन को हैंडल करने का डिपार्टमेंट और है, मटेरियल्स को सप्लाई करने का डिपार्टमेंट और है, मशीनरी, क्रेन्स, अदर इक्विपमेंट्स का डिपार्टमेंट और है। इसी तरह से डिफरेंट स्मॉल लेवल पे भी डिपार्टमेंट बने होते हैं, और वो डिपार्टमेंट्स के भी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को कोई ना कोई सुपरवाइजर उनका होता है या उनका मैनेजर होता है डिपार्टमेंटल, जो कि अपने डिपार्टमेंट को लेके चल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये अथॉरिटीज का बताया हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट टीम है, डिपार्टमेंटल मैनेजर है, ये सारे लोग जो है वो, ये सारे लोग जो हैं वो एम्प्लॉयज हैं, अथॉरिटी है इनकी। और फिर दूसरी साइड पे आप देख लें, एक्टिविटी में प्रिपेयर बिल है, प्रिपेयर एस्टिमेट है, ऑथराइज एक्सपेंडिचर है, सेंड प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। आगे परफॉर्म इंस्पेक्शंस है। अब देखें, इंस्पेक्शंस, परफॉर्म इंस्पेक्शन कौन करता है। अब देखें ये चीजें हैं, अकाउंट आर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्ट और इन्फॉर्म। ये देखें, परफॉर्म इंस्पेक्शन, किसी भी वर्क की इंस्पेक्शन को जब परफॉर्म किया जाता है, इंस्पेक्शन को परफॉर्म किया जाता है, तो देखें ये आई लिखा हुआ है किसके सामने, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के सामने। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है वो इन्फॉर्म्ड होता है उस एक्टिविटी के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में वो कंप्लीटली इन्फॉर्म होता है। वो इंस्पेक्शन जो कर रही की जा रही होती है उसके बारे में प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को पता होता है। और ये देखें, आर जो है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के कैटेगरी में कॉलम में आ रहा है। ऑथराइज
एक्सपेंडिचर, जो भी अखराजात करने होते हैं उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, जो फाइनेंस कर रहा है, अखराजात करने में वो रिस्पॉन्सिबल है। और आई से है इन्फॉर्म्ड अगेन, ठीक है। प्रिपेयर एस्टिमेट, जब प्रोजेक्ट का बजट बनाया जाता है या उसका एक एस्टिमेट बनाया जाता है तो उसमें प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को इन्फॉर्म्ड रखा जाता है। और इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर में आ जाए तो अकाउंटेबल, इन्फॉर्म्ड, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, ठीक है। ये सारे उसकी आप कह लें कि ये क्या चीजें हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अब इसमें देखिए इंटरेक्टिव है नहीं, अब मैं आपको किस तरह से मतलब चलें, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल है, दीज आर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल्स, आप कह लें दीज आर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल्स। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या लेवल क्या क्या हो सकते हैं? वो अकाउंटेबल हो सकता है, वो देन अगेन अकाउंटेबल हो सकता है, देन वो इन्फॉर्म हो सकता है, देन वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, और अकाउंटेबल हो सकता है। किसके लिए? हर डिफरेंट एक्टिविटी के लिए। जैसे कि प्रिपेयर बिल ऑफ मटेरियल है, उसमें ये अकाउंटेबल है, प्रोजेक्ट मैनेजर जिम्मेदार है, ठीक है। प्रिपेयर एस्टिमेट्स में भी अकाउंटेबल है, और ऑथराइज एक्सपेंडिचर में इन्फॉर्म्ड है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मालिक की होती है। सेंड प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट में भी ये रिस्पॉन्सिबल है, और जो जो है परफॉर्म इंस्पेक्शन में ये अकाउंटेबल है। इसी तरह से प्रोजेक्ट टीम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, RRIC और आर, ठीक है। कंसल्ट का मतलब ये होता है कि कंसल्ट करना, डिस्कस करना उसको। अब देखें, सेंड प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्चुअली प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि परचेज करना, इंतजामात करना, चीज मतलब प्रोजेक्ट के रिलेटेड थिंग्स की इंतजामात करना। तो वो इंतजामात करने के लिए जो प्रोजेक्ट टीम है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, सी से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है किसको? प्रोजेक्ट मैनेजर को, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को। कंसल्टेंसी कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोजेक्ट टीम, और इसमें भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है बिल प्रिपेयर करने में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, सी से। और प्रिपेयर एस्टिमेट्स में वो आई से इन्फॉर्म्ड होते हैं। इसी तरह से ऑथराइज एक्सपेंडिचर में भी वो इन्फॉर्म्ड होते हैं। तो रेसी चार्ट के थ्रू आप डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शो कर सकते हैं फॉर ईच टास्क ऑफ अ प्रोजेक्ट। ऑल प्रोजेक्ट मैनेजर्स use resi chart even if they don't know it. Writing out the chart is a highly effective way to communicate project rules to project manager and ensure there is no confusion. अच्छा, देखें ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग आउट द चार्ट। जैसे देखें ये कंपाइल करके इस चार्ट में अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर हर क्या कहना चाहिए, हर जो है कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय को पता होता है कि ये हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमने क्या करना है। और विद इन डिपार्टमेंट एंड बिटवीन या अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ये कम्युनिकेट किया जा सकता है कि किस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको इसके बारे में एज ए प्रोजेक्ट एम्प्लॉई आपको अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं भी है, बट यू जस्ट राइट इट एंड यू विल कम्युनिकेट other team members or other departments within that organization कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस काम को करने के लिए किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। द चार्ट इज वेरी हाईली इफेक्टिव टू कम्युनिकेट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेट का वर्ड है, ये चार्ट किसके लिए यूज होता है? वे टू कम्युनिकेट प्रोजेक्ट रूल्स को कम्युनिकेट करने के लिए प्रोजेक्ट मेंबर्स को कम्युनिकेट किया जा सकता है इस चार्ट की मदद से। ठीक है, बात आगे चलें। डिटरमिन रिसोर्स एट्रीब्यूट्स। अब ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इफ गो बैक
किसकी बात हो रही है? इसमें हाँ जी, असाइन द रिसोर्सेज, ये था आपका स्टेजेस है ना, रिसोर्स एलोकेशन की स्टेजेस हैं। इसमें हमने असाइन द रिसोर्सेज को देख लिया। अब जो नेक्स्ट वाला है, डिटरमिन रिसोर्स एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट वाला जो है वो डिटरमिन रिसोर्स एट्रीब्यूट्स। अब रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें रिसोर्स एट्रीब्यूट, ईच रिसोर्स comes with attributes which must be sufficient to carry out the project work। अब उसके क्या हर एट्रीब्यूट, हर रिसोर्स जो है अवेलेबल जो होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो वो सफिशिएंट होते हैं प्रोजेक्ट के वर्क को परफॉर्म करने के लिए। अब देखें, इसमें दो तीन तरह के एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी रिसोर्स के जो प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल है। स्किल है, इसके अलावा क्वालिटी है, रिसोर्स स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, उस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है। जैसे देखिए, ग्रेड जो है, ग्रेड और क्वालिटी, ग्रेड क्या चीज होती है? अगर फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, अगर आप सैंड की बात करें, रेत जो यूज होती है, या सीमेंट की बात करें, तो सीमेंट एक रिसोर्स है फॉर एग्जांपल, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो उसमें ग्रेड जो है वो ग्रेड, एक तो ग्रेड होता है, एक उसकी क्वालिटी होती है। ग्रेड उसका क्या उसको कहेंगे, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और उसका मतलब हम यहाँ से रीड करते हैं, वी कैन रीड फ्रॉम हियर। अच्छा, ग्रेड जो है, इट रेफर्स द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लेवल ऑफ द रिसोर्स। यानी कि ग्रेड जो है वो रेफर करता है उस प्रोडक्ट की। जैसे मैंने सीमेंट की एग्जांपल दी, तो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है वो, उसको हम ग्रेड कहेंगे। अब जो सीमेंट है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, किस लेवल का उसको, मतलब किस लेवल का वो, उसमें मतलब किस लेवल का है बेसिकली। So in this case, the length of the fence posts, the depth of the holes, and the strength of fence material are all characteristics of grade। अच्छा, अब ग्रेड हम केस जो बात कर रहे हैं फेंस की, हमने फेंस जो एक प्रोजेक्ट जिसको हम लेके चल रहे हैं कि फेंस बनाई जाए, एक जो है सेग्रीगेशन की जाए ग्राउंड के साथ या मतलब लॉन के साथ, हाईवे के दरमियान में एक फेंस बना दी जाए, दैट इज अ प्रोजेक्ट। उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि जब हम रिसोर्सेज एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, डिटरमिन रिसोर्स एट्रीब्यूट, तो उसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ रिसोर्स डिफाइन किया जाता है। इन दिस केस द लेंथ ऑफ फेंस पोस्ट, the depth of holes, and strength of fence material। स्ट्रेंथ ऑफ फेंस मटेरियल, अब स्ट्रेंथ ऑफ फेंस मटेरियल अगर आप देखें, तो जो फेंस मटेरियल जो उस वायर लगानी है, उसका जो मटेरियल यूज होगा वो किस क्वालिटी का होगा, दैट विल बी द ग्रेड ऑफ दैट रिसोर्स। ठीक है, और जो डेप्थ आपने करनी है, कितनी डेप्थ पे आपने पोस्ट, जो फेंस पोस्ट को लगाने के लिए, वो जो मैंने आपको फेंस फेंस पोस्ट दिखाया था, उसके लिए आप जो डेप्थ करें, डेप्थ होल होल की डेप्थ जो है वो कितनी रखेंगे, दैट विल आल्सो कम इन ग्रेड। और इसी तरह से फेंस पोस्ट जो है इटसेल्फ, वो उसकी लेंथ ऑफ, जो लेंथ है फेंस पोस्ट की, जो लेंथ है, लेंथ या विड्थ भी आप कह सकते हैं, लेंथ एंड विड्थ ऑफ फेंस पोस्ट, ये जो है ना, ये उसका ग्रेड है। बिकॉज इन दिस वे देखें, ये लेंथ एंड विड्थ ऑफ फेंस पोस्ट एक चीज, स्पेसिफिकेशन है ना, फेंस पोस्ट का बताया। अब डेप्थ डेप्थ की बात कर दी, कितनी डेप्थ में जाएगा, तो ये भी उसका एक स्पेसिफिकेशन है। और स्ट्रेंथ ऑफ डिफेंस, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ डिफेंस जो है वो
वो भी उसी की स्पेसिफिकेशन है। सो जो जो मटेरियल या जो जो रिसोर्स यूज हो रहा है आपके प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज में, तो वो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं उसको, और वो स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो उसकी उसके ग्रेड को रिप्रेजेंट करती हैं। ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेड, इन शॉर्ट द रिसोर्स मस्ट बी एडिक्वेट फॉर द टास्क। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं या ये जो जो ग्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिसोर्स के, तो वो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ प्रोजेक्ट। आगे आ जाता है स्किल। स्किल जो है इट इज द सेम एज ग्रेड बट स्पेसिफिक टू ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि स्किल्स जो हैं वो भी स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड ही होते हैं, बट मतलब स्पेसिफिकेशन ग्रेड के ही क्लोजर हैं, इट्स बिट क्लोजर टू द ग्रेड। बट फॉर एग्जांपल बिल एंड बॉब इन द केस मस्ट नो हाउ टू पाउंड द फेंस पोस्ट एंड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू ड्राइव द पोस्ट। अच्छा, ये जो दो एम्प्लॉयज हमने डिप्लॉय किए या किसी इस प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किए गए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि इन दोनों ने इसको फेंस को बनाने के लिए, फेंस को कपल करने के लिए वर्क करना है, तो उनको दे मस्ट हैव skill. They must know the skill, how to mount, how to pound, how to perform this task. मतलब फैंस लगाने का सारा उनको काम ऑलरेडी, वो जो टास्क है वो ऑलरेडी दे शुड बी एक्सपर्ट ऑफ दैट। ठीक है, और उनमें दे शुड हैव एबिलिटी और दे शुड हैव कैपेसिटी टू वर्क हार्ड, और दे शुड बी एबल टू ड्राइव एनफ टू ड्राइव दी पोस्ट। उठा के उसको एक जगह से लेके जाना, या उसको मूव करना पड़ जाए या उसको उठाना पड़ जाए तो मूव कर सके। ठीक है ना, तो ये स्किल्स हैं उसके रिसोर्स में, वो स्किल्स हैं उसके उनके। अच्छा, अब क्वालिटी की बात कर ले तो क्वालिटी जो है वो, क्वालिटी एंड ग्रेड आर नॉट द सेम थिंग। इट रेफर्स टू द डिग्री टू व्हिच द रिसोर्स meets specification, that is if। अच्छा, पुअर क्वालिटी जो है, क्वालिटी जैसा कि आप लोग पहले से ही इस चीज के साथ फेमिलियर है कि क्वालिटी का क्या मतलब होता है। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि अच्छी, एक अच्छी चीज है, और एक मतलब इतना अच्छा अच्छा नहीं है, या एक एक प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं वो लाइफ लॉन्ग है, वो ज्यादा देर तक चलती है, और एक दूसरी चीज जो आप यूज कर रहे हैं वो कम टाइम के लिए चलती है, तो वो देयर इज डेफिनेटली देयर इज डिफरेंस in the quality of that product. So it refers to the degree to which the resource meets specification, that is, if poor quality uh, fence material arrives at the site, it is not acceptable but be rejected, adding unexpected costs and schedule implications। ठीक है, तो एक खास डिग्री की फैंस मटेरियल इस प्रोजेक्ट में चाहिए, या जो फैंस पोस्ट है वो एक स्पेसिफिक, उसकी लेंथ चाहिए, उसकी एक स्पेसिफिक विड्थ चाहिए, और स्पेसिफिक ग्रेड की वो वायर हो जो फेंस में यूज हो, तो वो मतलब वो चीजें मतलब होनी चाहिए। इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच द रिसोर्स मीट स्पेसिफिकेशन, दैट इज if poor quality fence material lies in the site, it is not acceptable and must be rejected, adding unexpected cost। अगर आपको जो रिक्वायर्ड आपने मटेरियल रिक्वेजिशन दी है, जो आपने रिक्वेस्ट की है, या जो आपने परचेज किया है, जिस ग्रेड का, जिस क्वालिटी लेवल का मटेरियल, या जिस स्पेसिफिकेशन का मटेरियल आपने जो है वो कमिट किया है, अगर वो आपको नहीं मिलता, देन यू विल डेफिनेटली रिजेक्ट दैट। अब उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप डेफिनेटली उसको रिटर्न कर देंगे।
चाहे उस पे जितना मर्जी टाइम लग जाए या उसको रिटर्न करने में टाइम लगे या उसको रिटर्न करने में अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट इन्वॉल्व हो। अच्छा, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेड ऑफ द फेंस मटेरियल व्हिच कैन बी लो। अच्छा, द फेंस मे नॉट नीड हाई ग्रेड फेंस मटेरियल। अच्छा, अब इसका है थोड़ा सा, एंड ग्रेड आर नॉट द सेम। अच्छा, देयर इज डिफरेंस, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एंड ग्रेड। अब ये इसको अब ठीक है, बाकी आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा, तो चलिए अभी आप इसको इतना ही करें, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा।